हेलो क्लास। आज की कक्षा में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन अगर तो कोई भी चीज सर्कुलर मतलब वृत्तीय, वृत्त में कोई भी चीज घूम रही है, ठीक है। वृत्त में किसी चीज की गति हो रही है, वृत्त क्या हो रही है, गति हो रही है। तो जब भी कोई चीज वृत्त में गति करेगी तो उसको हम लोग फिर कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब उसका जो चाल है, स्पीड है, वो एक समान है, कांस्टेंट। तो अगर हम मान के चले कि कोई भी पिंड, कोई भी पार्टिकल इस तरह से एक धागे से बांधा हुआ है और इस पिंड को हम जिस तरह से इस वृत्तीय पथ पे गति दे रहे हैं, सर्कुलर पाथ में इसको हम गति दे रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो जब ये सर्कुलर पाथ में इस तरह से गति करेगा, घूमेगा, तो इस तरह के गति को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यानी इसकी गति वृत्तीय पाथ में सदैव समान रहेगी। अब अगर हम इस पिंड को देखें, इस पार्टिकल को देखें, तो क्या हो रहा है कि हर एक समय पे इसकी जो दिशा है, जो कि एक स्पर्श रेखा से देंगे, टेंजेंट से देंगे इसकी डायरेक्शन, किसी भी समय किसी भी इंस्टेंट पे, तो वो बदल रही है। इस समय इसकी दिशा ये है, फिर थोड़ी देर बाद ये हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद ये हो जाती है। इस प्रकार से इसकी जो गति है वो बदल रही है। तो इसकी जो दिशा है गति की वो बदल रही है। तो इसका मतलब इसकी गति की दिशा बदल रही है। क्या कहने का मतलब है, इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो बदल रहा है, यानी क्या है, वेरी कर रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में वृत्तीय आकार में अगर मोशन करती है, गति करती है, तो हम कहते हैं उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान दें, इसका जो वेग है वो बदल रहा है, लेकिन इसका जो चाल है, स्पीड, वो कांस्टेंट है, एक समान। ये जो v है ये स्पीड है, चाल, दूरी बढ़ने समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जो ये v के ऊपर वेक्टर लगा है, ये वेलोसिटी है, यानी वेग, विस्थापन बढ़े समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका वेग जो है वो बदलेगा, लेकिन इसकी जो चाल रहेगी वो समान रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह के गति को हम, इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब अगर इसको थोड़ा और हम लोग समझें, विस्तार पूर्वक डिटेल में समझें, तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्योंकि ये एक वृत्तीय आकार में, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कुछ ऐसा होगा बल जो इसको इस सर्कुलर पाथ में, वृत्तीय आकार में घूमने के लिए इसको कुछ बल दे रहा है। तो वो जो बल होता है जो इसको इस आकार में घूमने के लिए सहायता कर रहा है, उस बल को हम लोग कहते हैं केंद्रक बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। केंद्र बल, केंद्र पे लगता है, सेंटर पे ये फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स या केंद्रक बल कहते हैं, ठीक। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो केंद्रक बल है, अगर ये बल आ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी आएगा, त्वरण भी आएगा। तो वो जो त्वरण होगा, वो जो एक्सीलरेशन होगा, वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन मास।
इस पिंड का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। तो द्रव्यमान से अगर हम भाग लगा देंगे बल को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केंद्रक त्वरण। क्या आ जाएगा, केंद्रक त्वरण। त्वरण, ये जो त्वरण है यानी जो एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स बटे मास। सेंट्रीपिटल यानी केंद्रक बल बटे द्रव्यमान। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हर दिशा में जो इस पिंड पे बल लग रहा है, हर डायरेक्शन से जो इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो केंद्र की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस पिंड को छोड़ते हैं तो हम देखते हैं वो स्पर्श रेखा के दिशा में चला जाता है। मतलब जैसे इसको रिलीज करते हैं वो टेंजेंशियली मूव करता है। टेंजेंशियली मूव करने का मतलब ये है कि उस समय केंद्रक बल का जो प्रभाव है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी कुछ और फोर्स भी लग रहा है जो उसको केंद्र से दूर या स्पर्श रेखा की तरफ ले जाता है। तो वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, जो कि इस समय वो जो टेंजेंशियल यानी जो स्पर्श रेखा के अलावा जो बल लग रहा है, स्पर्श रेखा की दिशा में जो बल लग रहा है वो बल इस समय शून्य है। इस समय टेंजेंशियल फोर्स शून्य है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है या तो ये काम करेगा या तो हमारा टेंजेंशियल फोर्स काम करेगा। अगर दोनों काम करते हैं तो फिर स्पीड कभी भी, चाल कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। अगर टेंजेंशियल फोर्स आ गया तो कभी भी इस टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखा की दिशा में जब बल आ गया तो कभी भी इसकी चाल एक समान नहीं रह सकती, कांस्टेंट नहीं रह सकती है। इसी वजह से एक समय में या तो केंद्रक बल का प्रभाव रहेगा या तो उस स्पर्श रेखा के दिशा में लगने वाले बल का प्रभाव रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्वरण के लिए कुछ समीकरण निकालेंगे, बल के लिए कुछ समीकरण निकालेंगे। तो अब ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग इसका एक ज्यामिति देखें और उस हिसाब से अगर हम इसके समीकरण को निकालें, ज्यामिति है इसका जो चित्र है वो हम बनाएं। तो मान लेते हैं किसी भी समय p पिंड यहाँ पे था, किस समय पे t बराबर 0, और मान लेते हैं किसी समय t बराबर t1 पे यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से यहाँ इसने कितना कोण बनाया, थीटा कोण। फिर मान लेते हैं किसी दूसरे समय पे, मान लेते हैं अभी जैसे मान लो समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है इस समय 6 बजे। 6 बजे ये पिंड यहाँ पे था। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखेंगे 6:05 पे यहाँ पे आ जाए, फिर 6:10 पे यहाँ पे आ जाए। तो किसी दूसरे समय t बराबर t2 पे ये पिंड यहाँ पे आ जाए, ठीक है। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो कुछ ना कुछ कोण फिर से ये बनाएगा इस बेस से। उस कोण को हम लोग कितना कह देते हैं, पहले वाले को θ1 कह देते हैं, दूसरे वाले को θ2 कह देते हैं। तो इसका मतलब जब ये t बराबर t1 से t बराबर t2 आया तब इसने कितना विस्थापन किया, तब इसने कितना कोणीय विस्थापन किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया। तो ये जो t1 से t2 में इसका जो विस्थापन हुआ, कोण का जो विस्थापन हुआ, उसको हम लोग कहेंगे d थीटा। कितना कहेंगे, d थीटा। अब अगर हम कोण की बात करें तो कोण किसी भी चीज का, एंगल किसी भी चीज का क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। एंगल बराबर r/रेडियस। l मान लेते हैं चाप है और r मान लेते हैं रेडियस। तो जो ये कोण होगा ये हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। अब ये जो चाप बटे त्रिज्या या r/रेडियस हमने लिखा है, इसी सूत्र को हम इस t1 से t2 में निकाले गए कोणीय विस्थापन में इसको हम देखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, d थीटा है वो हो जाएगा dl/r। dl/r मतलब dl क्या हो गया, dl हो गया अगर हम मान लें कि t बराबर 0 से t बराबर t1 समय तक इसका चाप L1 था और t बराबर 0 से t बराबर t2 तक इसका चाप
L2 हुआ तो T बराबर T1 से T बराबर T2, यानी कितना चार्ज क्या हो जाएगा, पूरे L2 में से हम L1 को हटा देंगे तो DL, ठीक है। तो ये हमारा d थीटा बराबर आ जाएगा DL बटे R। अब हम दोनों तरफ समीकरण के दोनों पक्ष में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर हम दोनों साइड अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, d थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू R, तो क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या तो बदलती नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ कब होता है, जब भी किसी चीज का एक, मान लेते हैं कोई जनरल पॉइंट हो, कोई वेरिएबल पॉइंट हो जो बदल रहा हो, और एक फिक्स पॉइंट। तो जब भी किसी चीज का घुमाव लोकस इस तरह से हो कि उस मूवेबल पॉइंट जो कि घूम रहा है और जो फिक्स पॉइंट है उसके बीच की दूरी हमेशा सदैव अगर एक समान है, कांस्टेंट है, तभी वो जो पथ होगा वो कैसा होगा, वो वृत्तीय पथ होगा। कैसा पथ होगा, वृत्तीय। तो ये हमारा R जो है वो त्रिज्या है, ये दो हमारा समान है, एक समान है, कांस्टेंट, जिसको हम अवकलन से बाहर ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर लेते हैं कांस्टेंट को, और dl by dt करते हैं। और dl by dt अगर हम ध्यान से देखें तो कोई अगर केंद्र पे बैठ के इस पूरे इसको देख रहा होगा, गति को देख रहा होगा, तो वो कहेगा कि ये वृत्तीय पथ पे गति होगी। लेकिन कोई अगर इस वृत्तीय पथ पे चल रहा होगा तो उसको लगेगा ये एक कैसी गति है, ये एक लीनियर गति है, रेखीय गति है, रेखा पे होगी। तो इस पे हमारा निर्भर करता है कि हम कहां से देख रहे हैं। अगर हम केंद्र से देख रहे हैं, जैसे हम एक झूला है, झूले के बीच में खड़े हैं और झूला हमारा क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो हम कहेंगे कि वो किसमें घूम रहा है, वृत्तीय पथ पे घूम रहा है। किंतु अगर हम उसी पथ की तरफ घूमते जाएं तो हमें लगेगा कि जो झूला है वो हमारे साथ साथ है, यानी रेखीय गति कर रहा है, ठीक है। उस हिसाब से जो dl बटे dt है वो रेखीय वेग है, और जो d थीटा बटे dt है वो क्या है, वो कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। और जो dl बटे dt वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी। और जो ये d थीटा बटे dt है इसको ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा बराबर v बटे r। d थीटा अपॉन dt हो गया ओमेगा, और dl बटे dt हो गया वेलोसिटी। कितना समझ में आया, ठीक है। अब अगर हम ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला सबसे पहले तो हमने निकाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में एक हमने समीकरण बनाया, d थीटा इक्वल्स टू dl बटे r, ठीक। उसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में एक रिलेशन बनाया, यानी हमारा कोणीय वेग और रेखीय वेग में हमने एक समीकरण बनाया। अब हम क्या निकालेंगे, इसके पश्चात हम निकालेंगे इसका त्वरण। कौन सा त्वरण, रेखीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। रेखीय त्वरण, सॉरी कोणीय त्वरण, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में हम देखेंगे कि क्या समीकरण बनता है। तो हमारा जो रेखीय त्वरण होता है वो क्या होता है, dv by dt होता है, वेग के बदलने की दर क्या होता है, रेखीय त्वरण। अब अगर हम कोणीय त्वरण देखना चाहते हैं, इसको अल्फा से लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है कोणीय वेग के बदलने की दर। जैसे रेखीय त्वरण होता है रेखीय वेग के बदलने की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ऐसे ही हमारा कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, d by dt ऑफ, d by dt किसका, ओमेगा का, और ओमेगा क्या है, v अपॉन r है, d by dt ऑफ v अपॉन r। हमारा ये जो r है ये तो एक समान है, ये हमारे अवकलन में से बाहर आ जाएगा, और हमारा वेग का, रेखीय वेग का अवकलन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेखीय त्वरण बटे, तो ये हमारा सूत्र किसके लिए है, कोणीय त्वरण के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर रेखीय त्वरण बटे,
ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा और आगे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हम ओमेगा को और किस किस प्रकार से बदल सकते हैं, ओमेगा के लिए और कौन कौन से हम लोग सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, ओमेगा एक तो हमने बताया क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, यानी क्या है, कोणीय वेग है। अब अगर हम इन्हीं सूत्रों को देखें तो डी थीटा बटे एल डी एल, डी थीटा बटे डी एल बराबर आर, या डी थीटा बराबर आर डी एल, अगर हम दोनों साइड समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें और कुछ इसमें हम इसके लिमिट लगा दें, थीटा 1 से थीटा 2 और यहाँ पे L1 से L2, तो ये आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 और इधर आ जाएगा R बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और अंदर क्या बचेगा L2 माइनस। तो ये हम इसके लिए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें इसको थोड़ा सा, तो हम और क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा थीटा 2 और थीटा 1 को अगर हम एक वैल्यू देते हैं, मान लिया हमारा थीटा 1 0 से शुरू हो रहा है और थीटा 2 पूरा कितना हो जाता है, एक पूर्ण वृत्त, एक पूर्ण वृत्त में बनने वाला कोण कितना होगा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई मतलब 360 अंश। ठीक, तो इसका मतलब हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 की जगह 2 पाई लिख सकते हैं और बराबर जब थीटा 1 0 था तो L1 0 था, कोई भी आर्क, कोई भी चाप नहीं बना, और जब थीटा 2 2 पाई हुआ L2 हमारा L हो गया। तो 2 पाई बराबर जब L2 को हम L और L1 को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा LR और L अपॉन R, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो R है वो भाग में, R जो है वो भाग में 1/R, 1/R, हर जगह पर 1/R, इसको भाग में कैसे, इसको R को भाग में तो क्या आ जाएगा 2 पाई बराबर L/R, या L बना तो कितना आ जाएगा 2 पाई R, यानी ये क्या है, ये हमारा परिमाप है। जब भी कोई चीज एक वृत्त में कोण चक्कर लगाती है तो उसका जो परिमाप है, सर्कमफेरेंस कहते हैं, परिमीटर, वो 2 पाई R ये जानते हैं, मैथ्स में यही आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें अच्छे से तो हम अब समीकरण निकालेंगे कोणीय वेग, इसके लिए कोणीय वेग, हमारा जो कोणीय वेग आएगा, हमारा जो कोणीय वेग आएगा ओमेगा, वो होता है V/R। ऐसे ही हमारा जो अभी आया था कोणीय विस्थापन वो हुआ L/R। ठीक है, अगर हम थीटा 2 को 2 पाई ना लेके थीटा ही मान लेते हैं, कितना आता L/R, और हमारा जो कोणीय त्वरण है वो कितना आया A/R। तो हम देख सकते हैं जितने भी कोणीय चीज है वो रेखियों के बटे R है। कोणीय विस्थापन रेखीय विस्थापन बटे R, कोणीय वेग रेखीय वेग बटे R, कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण बटे R। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन R, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी अपॉन R, एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन R। ये तो तब है जब ये एक वृत्त में घूम रहा है, एक सर्किल में घूम रहा है। लेकिन अगर ये वृत्त में ना घूमे, मान लेते हैं कोई किसी की तरह का अगर हम एक कर्व हो, किसी की कर्व में घूमे, तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे L बराबर थीटा क्रॉस R, थीटा क्रॉस R, क्योंकि L भी हमारा एक सदिश राशि है, थीटा और R भी हमारे क्या है, सदिश राशि है, अगर हम इसको विस्थापन की तरह लें। ठीक है, ऐसे ही हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस R, और हम A की जगह क्या लिख सकते हैं, A की जगह लिख सकते हैं अल्फा क्रॉस R।
क्योंकि यहाँ पे ये वृत्त था, सर्कल था, इसीलिए इनका जो कोण था, वो जो थीटा बनेगा, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो कोण बनेगा वो 90 होगा। 90 होने की वजह से वो आर थीटा और आर ओमेगा और आर अल्फा हो जाता था। लेकिन अगर वो पूर्ण रूप से एक वृत्त नहीं है, सर्कल नहीं है, तो इस प्रकार से हमारे समीकरण प्रस्तुत होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और निकालते हैं किसके लिए समीकरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी केंद्रक त्वरण के लिए, केंद्रीय बल के त्वरण के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्सेलरेशन के लिए, जिसको क्या कहेंगे, केंद्रक त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, मान लेते हैं हम उस कर्व को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे करके था। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो विस्थापन हुआ था, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हुआ था, डी थीटा। और मान लेते हैं कि ये जो हमारा चाप था, ये जो हमारा चाप था यानी आर्क था, वो आर्क एक्चुअली हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी को दर्शाता है, यानी वेग को दर्शाता है। तो मान लेते हैं ये जो चाप है हमारा, ये वेग के साथ है, क्योंकि वो जो चाप है वो रेखीय विस्थापन है। अगर हम मान लो रेखीय विस्थापन की दिशा और रेखीय वेग की दिशा एक ही हो, तो हम मान लेते हैं वो जो रेखीय विस्थापन की दिशा है वो हमारे रेखीय वेग से हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यही मान लेते हैं। और ये जो रेडियस था इसको हम चाल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चाल, स्पीड मान लेते हैं। v लिखा है, वेक्टर नहीं लिखा, वेक्टर लिखते तो उसकी वेलोसिटी होता है, वेग होता है, लेकिन हमने क्या लिखा है, v लिखा है, वेक्टर नहीं लगा है, एरो नहीं लगा। ठीक है, वो v क्या है, इसका चाल है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से हम कोण बराबर क्या लिख सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो d थीटा होगा ये क्या हो जाएगा, ये d थीटा हो जाएगा चाप माने हमारा आर्क अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या माने यहाँ पे v है, स्पीड। तो d थीटा बराबर dv अपॉन। अब अगर हम दोनों साइड क्या करें, अवकलन करते हैं, क्या करें, अवकलन, डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा हमारा, d थीटा बाई dt इज इक्वल टू v तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्पीड है, चाल तो हमारा एक समान है, कांस्टेंट है, v बाहर आ गया। तो क्या बचा, dv बाई dt वेक्टर, और dv बाई dt क्या है, रेखीय वेग का दर। रेखीय वेग का दर क्या होता है, त्वरण। कौन सा त्वरण, रेखीय। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये d थीटा बटे dt क्या है, d थीटा बटे dt है कोणीय विस्थापन का दर। कोणीय विस्थापन का दर क्या होता है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा रेखीय त्वरण आया है, ये वही त्वरण है जो इस पिंड को वृत्तीय पथ पे रख रहा है, यानी ये वही एक्सेलरेशन जिसकी वजह से ये पार्टिकल किसमें घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में। ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया बराबर d थीटा बटे dt ओमेगा हो गया, और ये स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू v। याद रहे v स्पीड है, वेग नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, वो चाल है। v क्या है, चाल, ना कि वेग। और ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारा कोणीय चाल है, कोणीय वेग नहीं है, क्योंकि मैंने वेक्टर नहीं लगाया। बट एक्सेलरेशन तो चाहे तुम इसको एक्सेलरेशन को त्वरण कुछ भी कहो, वो उसका केवल मान है, ठीक है, दिशा नहीं, मान है। तो ये जो हमारा केंद्रीय त्वरण आ रहा है, केंद्रक त्वरण आ रहा है, इसका क्या समीकरण आता है, v ओमेगा। अच्छा, v और ओमेगा दोनों अलग अलग चीज है, एक रेखीय है, एक कोणीय है। तो हम या तो पूरे को रेखीय में बदल लें, या तो पूरे को लीनियर में चेंज कर लें, या तो पूरे को कोणीय यानी एंगुलर में चेंज मान लेते हैं। एंगुलर में चेंज करते हैं, रेखीय को कोणीय में, तो हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा सूत्र, ओमेगा स्क्वायर। और हम चाहे तो ओमेगा की जगह हम v अपॉन r भी लिख सकते हैं, कोणीय को रेखीय में बदल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा v स्क्वायर अपॉन r। तो ये हमारा मान आता है इसका
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, केंद्रीय या केंद्रक त्वरण। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा ओमेगा पे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा चर्चा किस पे कर लेते हैं? ओमेगा। तो जब हम ओमेगा पे चर्चा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक तो वो था हमारा क्या, कोणीय वेग या कोणीय चाल, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा हम ओमेगा को और क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन dt तो लिख ही सकते हैं। और अगर मैं इस डी थीटा को क्या नाम है रखूं इधर दाहिनी तरफ और dt को भेज दूं बाईं तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा? ओमेगा dt बराबर डी थीटा। दोनों साइड समाकलन कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो ये हमारा टाइम है 0 से कैपिटल T पूरे एक चक्कर के लिए, एक सर्कुलर पाथ के लिए, और एंगल हो जाएगा 0 से 2 पाई, पूरा एक चक्कर फिर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। तो क्या आ जाएगा हमारा? ओमेगा कैपिटल T बराबर 2 पाई, ओमेगा कैपिटल T बराबर 2 पाई, माने ओमेगा बराबर 2 पाई बाई T। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, 360 डिग्री टोटल, अगर पूर्ण वो उसका कोणीय विस्थापन, और जो समय लग रहा है वो हमारा टाइम पीरियड, कितना समय लगेगा एक चक्कर लगाने। और जो 1/t होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 पाई इंटू 1/t, तो जो 1/t होता है वो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई न्यू। अगर हमने इसको आवृत्ति लिख दिया तो ये फिर ओमेगा कोणीय वेग नहीं रहेगा, ये हो जाएगा कोणीय आवृत्ति। और वो न्यू क्या है? वो रेखीय आवृत्ति। यानी ओमेगा को अगर मैंने 2 पाई न्यू लिख दिया तो ओमेगा एंगुलर स्पीड नहीं रहा, फिर वो हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और न्यू क्या है हमारा? लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। अब थोड़ा आगे और चर्चा करते हैं इन्हीं चीजों पे। अब चर्चा में मजा आ रही है क्योंकि चीजें क्या हो रही हैं, वो एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आगे चर्चा करते हैं, इधर से हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि गति के समीकरण की। जैसे हम लोग जब रेखीय गति पढ़ते थे, लीनियर मोशन पढ़ते थे, तो उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगते थे, है ना, गति के समीकरण लगते थे। ऐसे यहाँ पे कोणीय गति देख रहे हैं, एंगुलर मोशन, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ समीकरण होंगे। तो हम लोग देखते हैं समीकरण क्या होंगे, किस प्रकार से होंगे और कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम समीकरण निकालेंगे गति का कोणीय पथ पे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? त्वरण की सहायता लेंगे। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण बराबर डी ओमेगा बाई dt। डी ओमेगा हमारा क्या है? कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब हम क्या करें? अगर इस dt को भेज दें बाईं तरफ और डी ओमेगा को रख दें दाहिनी तरफ, और दोनों तरफ क्या करें? समीकरण समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। तो मान लेते हैं 0 से t समय तक, हम मान लेते हैं कुछ प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट से कुछ अंतिम कोणीय वेग ओमेगा तक। इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से फाइनल एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी ओमेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा, और ये dt का t हो जाएगा लिमिट रखने से, और उधर हो जाएगा ओमेगा नॉट, मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या ये इससे मिलता जुलता है ना, u प्लस एटी। तो इसका मतलब रेखीय समीकरण और कोणीय समीकरण दोनों मिलते जुलते हैं। एक समान तो नहीं होंगे क्योंकि उसमें लीनियर वेलोसिटी होगा रेखीय गति में, है ना, रेखीय वेग होगा, उसमें एंगुलर वाले में जो है क्या होगा? कोणीय वेग होगा। तो वो तो अंतर है, लेकिन एक जैसे दिखते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम बाकियों को भी लिख सकते हैं बिना किसी डेरिवेशन। कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट डेरिवेशन भी कर सकते हैं, वही डायरेक्ट। तो x बराबर हमारे पास क्या होता है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये जो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो s हमारा क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन,
तो हमारे पास यहाँ एंगुलर में क्या आएगा, कोण आएगा, कोणीय विस्थापन आएगा, कितना आ जाएगा, इतना यूज नहीं है। उसके लाने के लिए हम ओमेगा की सहायता लेंगे। ओमेगा को लिख सकते हैं डी थीटा बटे dt, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन की दर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। तो अगर हम वापस वही काम करें, dt इधर भेजते हैं, d थीटा को उधर ही रखें और दोनों साइड समाकलन कर दो, लिमिट लगा दें 0 से t और यहाँ पे 0 से थीटा मान लेते हैं। अब अगर हम ओमेगा को देखें ध्यान से, तो ओमेगा की जगह पहले समीकरण से हम लोग रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी 0 से t इक्वल्स टू डी थीटा का समाकलन जो है इंटीग्रेशन जो वो थीटा हो जाएगा, 0 से थीटा रखोगे तभी थीटा होगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखें और इसको अगर हम वो करें, इंटीग्रेट करें, है ना, समाकलन करें इसका, तो क्या दिखेगा हमें, हमें दिखेगा कि ये जो ओमेगा नॉट ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि प्रारंभिक कोणीय वेग इसका एक समान है, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल कांस्टेंट है, तो ओमेगा बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया तो ओमेगा नॉट t हो गया, ओमेगा नॉट बाहर आने से, और प्लस अल्फा t dt, अल्फा भी बाहर आ जाएगा, t dt का t²/2 हो जाएगा बराबर थीटा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² या थीटा बराबर ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t। ये बिल्कुल इसी की छवि है, ये और ये जो मैंने पहले लिखा था s बराबर ut प्लस हाफ at² और जो अभी लाया हूं ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t² इक्वल टू थीटा, एक दूसरे की छवि, ठीक है। ऐसे तीसरा समीकरण भी लाया जा सकता है, वो भी ले आएंगे। तीसरा क्या होता है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as होता है, ठीक है। इसमें v जो है हमारा रेखीय वेग है, बाकी तो पता ही है, a हमारा रेखीय त्वरण है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिर से उसकी सहायता लेंगे, किसी कोणीय त्वरण की, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, इसको थोड़ा चेन रूल अगर लगाएं तो हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी, ऐसे भी लिखा जा सकता है चेन रूल। अब अगर ध्यान से देखें तो ये डी थीटा बाई डी टी क्या है हमारा, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ओमेगा है। तो अब इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हल करने के बाद इसको जब हल किया जाएगा तो ये हमारे कुछ ऐसा दिखेगा, अल्फा बराबर ये डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा हो गया और बचा डी ओमेगा, और डी थीटा को हमने इधर भेज दिया, अल्फा की साइड भेज दिया, ठीक है। अल्फा की साइड भेजने के बाद हम दोनों पक्ष में क्या करेंगे, दोनों पक्षों को समाकलित कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 से थीटा तक और इसको ओमेगा नॉट से ओमेगा, प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट, अंतिम वेग ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एस फाइनल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा थीटा बराबर ओमेगा डी ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो एक बार ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बटे 2, और इसको हल करने पे ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण भी एक दूसरे की छवि है, इमेजिन, ठीक है। इस तरह से हमने जैसे रेखीय समीकरण निकाले थे गति के लिए, ऐसे ही हमने कोणीय समीकरण निकाला कोणीय गति के लिए, ठीक है। तो ये हमारे समीकरण थे फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला जो होता है किसी nth सेकेंड के लिए, वो भी निकाल सकते हैं, बस सारी चीजें उसमें कोण में बदल जाएगी, एंगुलर चीजों में बदल जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे इन सब चीजों की बातें थी। अब थोड़ा सा इसको हम आगे ले चलते हैं और हम बात करते हैं थोड़ा किससे, त्वरण की बात करते हैं। थोड़ा सा त्वरण की अगर बात करें तो हमने कभी केंद्रीय त्वरण निकाला है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाला, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो था हमारा वो v²/r निकला, जिसमें v वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, ठीक है। तो ये v²/r। अब इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो दोनों साइड अगर मैं, दोनों पक्षों में अगर मैं द्रव्यमान का गुणा कर दूं, मास मल्टीप्लाई कर दूं, तो mv²/r हो जाएगा। और मास को अगर हम द्रव्यमान को अगर त्वरण से गुणा करते हैं तो हमारे पास बल आता है, फोर्स। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स,
mv स्क्वायर बटे mv स्क्वायर बटे r, ठीक है। अब अगर ये जो वृत्तीय गति देख रहे हैं, सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, अगर ये यूनिफॉर्म ना हो, अगर इसकी गति समान ना हो, एक समान ना हो, नॉन यूनिफॉर्म, तब क्या होगा? तब एक और त्वरण आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसकी गति अगर समान नहीं है वृत्तीय पथ पे, तो एक और त्वरण आएगा। वो त्वरण होगा टेंजेंशियल त्वरण, यानी स्पर्श रेखा के दिशा में लगने वाला त्वरण, टेंजेंट के लॉन्ग लगने वाला एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू होती है dv/dt, और v जो है वो वेलोसिटी नहीं है, v स्पीड है। तो जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है, क्योंकि v हमारा कांस्टेंट था, v हमारा एक समान था यूनिफॉर्म वाले में, इसीलिए ये जो टेंजेंशियल वाला था ये 0 था। केवल कौन सा वाला काम कर रहा था? केंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं था, थोड़ा सा 0 होगा, तो ये रहेगा। तो दो त्वरण आएंगे, एक जो कि स्पर्श रेखा की दिशा में लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा, एक जो कि केंद्र की तरफ लगेगा त्रिज्या से होते हुए, यानी रेडियली इनवर्ट होते। तो दो त्वरण है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा, यानी इन दोनों का जो इनका जो मतलब रिजल्ट आएगा, नेट एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, वो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। दोनों लंबवत है, तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, दो वेक्टर अगर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसका मान कैसे निकालते हैं? वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, क्या आ जाएगा? ac स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसका मान रख देंगे, आ जाएगा। और अगर ये वाला त्वरण आ रहा है तो ये वाला बल भी आएगा। अगर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है तो फोर्स भी होगा, मास मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं और चीजों को थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो हमें ये नजर आएगा कि जो हमारा नेट त्वरण आया है, एक्सेलरेशन आया है, वो आया है अंडर रूट में v स्क्वायर बटे r, जिसमें v फिर से मैं बोलूंगा वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, प्लस dv/dt रख देंगे at की जगह, उसका स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक। और इसका अगर कोण निकालना है तो मान लेते हैं किसी एक त्वरण की दिशा से इसने अल्फा एंगल बनाया, मान लेते हैं ये केंद्रीय त्वरण की दिशा से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दिशा से, केंद्र त्वरण की दिशा से इसने अल्फा एंगल बनाया, तो ये अल्फा एंगल तो निकालना आता ही होगा, ठीक है। अगर इसने यहाँ से अल्फा एंगल बनाया है तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 80 और ये बेस हो जाएगा, और फिर उस अवस्था में जो अल्फा की वैल्यू आएगी, tan अल्फा पहले ले लेंगे, tan अल्फा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 80 हो जाएगा उस हिसाब से, और बेस हमारा 80 अपॉन, और जो हमारा अल्फा होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 80 अपॉन, और जो भी इसका मान हम रख देंगे तो हमारा अल्फा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स dv/dt, जिसमें फिर से मैं बोलूंगा dv/dt में v वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, और v स्क्वायर वाले आने में v, ठीक है। ये हमारा अल्फा हो जाएगा। और अगर तुम्हारा मन नहीं है कि तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी केंद्र त्वरण की दिशा से तुम कोण लो, तो हम यहाँ से नहीं लेना चाहते, हम ये स्पर्श वाले त्वरण से लेना चाहते हैं, टेंजेंशियल से, तो मान लो तुम यहाँ से बीटा, तो बीटा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, अल्फा निकाल के 90 से घटा, क्योंकि दोनों का जो योग है वो 90 आना चाहिए, ठीक है। π/2 90 और π/2 बैलेंस, ठीक। ये बातें हमने की, और जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स होगा वो हो जाएगा मास को अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब mdv/dt, ठीक। और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी केंद्रक बल मैं बता चुका हूँ, mv²/r। नेट में अगर निकालना है तो नेट में मास मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड, तो ये 0 हो जाएगा, केवल ये काम करेगा। और अगर कोई भी सर्कुलर मोशन है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर ये काम करेगा,
ठीक है। लेकिन ये जो सर्कुलर मोशन था, ये जो वृत्तीय पथ में गति हो रही थी, ये हॉरिजॉन्टल में हो रही, ठीक है। हम चाहें तो इसको वर्टिकल में भी करा सकते, ठीक है। आज का हमारा जो पार्ट था वो केवल हॉरिजॉन्टल पे था, जिसमें हमने यूनिफॉर्म भी पढ़ा और नॉन यूनिफॉर्म। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया। धन्यवाद।